नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह स्वागत करता हूं। फिर से एक मॉक टेस्ट को लेकर मैं तैयार हूं। देखते हैं इसमें सोल्यूशन में क्या क्या नई चीज़ें आई हैं और इसमें आज मैं आपसे ट्रिक्स डिस्कस करने वाला हूं बहुत सारी। देखिए, आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन को ईमानदारी से पढ़िए, देन आंसर कीजिए। 3 फॉर्मेट में मैं काम कर रहा हूँ। कैसा है फॉर्मेट वो आप बाद में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? मतलब ये कहना चाह रहा है कि भैया कार्यपालिका से और न्यायपालिका को अलग करने का काम जो कर रहा है वो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो वो अनुच्छेद कर रहा है 50 नंबर का, यानी 50 नंबर का जो अनुच्छेद है वो इस कार्य को बच्चों कर रहा है। ये हमसे पूछा गया। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या क्या है उनके बारे में बात करेंगे। कैसे, सुनिएगा। अब यहाँ से आर्टिकल की जब बात आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन आता है सबसे पहले, संविधान। हम कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के रेडी होता है? तो ये रेडी हो जाता है 26 नवंबर 1949 को हो जाता है। लेकिन इसे लागू जो किया जाता है बच्चों, कब किया जाता है? इसे लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अडॉप्ट जो किया जाता है 26 जनवरी 1950 को किया जाता है। जब किया गया था तो आर्टिकल इसमें थे 395 आर्टिकल थे, लेकिन करंट में आर्टिकल कितने? 448 आर्टिकल हैं बच्चों। आप इस बात से समझ सकते हो। तो जैसे और क्या इन्फॉर्मेशन है वो एक एक करके देखते हैं। जैसे मैंने कहा अडॉप्ट 26 नवंबर 1949 को किया जाता है, लेकिन लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को किया जाता है। स्टार्टिंग में आर्टिकल कितने थे? 395 थे। अभी करंट में कितने बच्चों? 448 हैं। ये बात है, यहाँ से आप ध्यान में रखना। जम्मू एंड कश्मीर का जो 370 थी, निरस्त कब की गई थी? 5 अगस्त 2019 को ये धारा निरस्त की जाती है। यानी कि इसमें क्या था कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे रखा था। विशेष राज्य का दर्जा दे रखा था, तो वो हटाने के बाद बहुत सारी घटनाएं होती हैं। अब कौन कौन से अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है? देखो, संशोधन शक्ति का जो है, संशोधन शक्ति यानी कि संशोधन कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग किया जा सकता है? 368। संसद में संविधान से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है तो किस धारा में आएगा? वो किस सेक्शन में आएगा या किस आर्टिकल में आएगा? वो आएगा 368 में। आर्टिकल फर्स्ट जो कहता है वो कहता है भारतीय राज्यों का एक संघ है। भारत देश जो है यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, यानी क्या है कि राज्यों को मिला के बनाए। अगर न्यू स्टेट या एडमिशन से रिलेटेड कोई भी बात की जाती है तो ये लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया था अपने, तो किस आर्टिकल में की जाती है? आर्टिकल नंबर 2 में की जाती है। आर्टिकल 32 क्या कहता है? संविधान के उपचार और अधिकार का है। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। और किसने कहा था आत्मा? यानी कि BR अम्बेडकर साहब ने ये कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलाया जाता है? किस सेक्शन के थ्रू चलाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाया जाता है आर्टिकल 61 के अनुसार चलाया जाता है। किसके अनुसार चलाया जाता है? आर्टिकल 61 के अनुसार। 63 जो आर्टिकल है उसके अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में कहता है। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो 63 नंबर का जो अनुच्छेद है वो कहता है। 102 का नंबर का जो अनुच्छेद है संसद के सदस्यों की अयोग्यता घोषित करता है। संसद की अयोग्यता के बारे में जो बता रहा होता है वो कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो 102 नंबर का अनुच्छेद बताता है। अब ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी इंपॉर्टेंट मैंने आर्टिकल यहाँ पे लिए। जैसे मैं हमेशा क्लास में भी बताता हूँ ऑफलाइन में, 3 चीज़ों पे काम करो। सबसे पहले ईमानदारी से सिलेबस को पूरा कीजिए आप लोग। सबसे पहला काम क्या करना है? अपन को सिलेबस को पूरा करना है। सिलेबस को पूरा करने के पश्चात उसको रिवाइज करो। ठीक है ना, रिवीजन करो, सबसे ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस करो। और रिवीजन और प्रैक्टिस के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा, और मॉक टेस्ट को करना है हमें एनालिसिस। अगर आप 3 SRM पर वर्क कर रहे हैं, ये 3 रूल हैं अपने, तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। और जो आप चाह रहे हो अपनी लाइफ से, अपने मार्क्स जो चाह रहे हो, 3 चीज़ों को अप्लाई करने से हो जाएंगे सिलेबस। कई बच्चों को दूसरी दिक्कत हो जाती है, सर हम सारा पढ़ रखे तभी भी नंबर कट रहे हैं। तो उसके लिए टॉपिक्स का चार्ट बनाओ आप। टॉपिक चार्ट बनाइए, और टॉपिक चार्ट में आप ये देखो कि भैया कौन सी चीज़ हमें आ रही है और कौन सी चीज़ नहीं आती है। जैसे एक तरफ मैथ का चार्ट बना लिया आपने, और मैथ का चार्ट बनाया तो आपको पता लगा कि प्रॉफिट एंड लॉस तो अच्छे से आ रहा है, लेकिन टाइम एंड वर्क ढंग से नहीं आ रहा। तो इसको यस टिक कर दो और टाइम एंड वर्क पर क्रॉस लगा दो, और उसकी कौन से क्वेश्चंस अपन से नहीं हो रहे वो आप अप्लाई करने लग जाओ। जैसे अलजेब्रा हुआ, एडवांस मैथ का हुआ, फिर इधर रीजनिंग का बना लीजिए, फिर यहाँ से इंग्लिश का चार्ट बना लीजिए, और फिर GK का बना लीजिए। तो अगर ये चारों चार्ट आपने मेंटेन कर रखे हैं तो आपका इंप्रूवमेंट होने लग जाएगा, लेकिन नहीं कर रखे तो आपको सारी चीज़ों में दिक्कत आने वाली है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है, यानी बैक्टीरियल रोग है? अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ से देखो, आओ देखो। दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा।
ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक है। जैसे टी से द से डायरिया, इस द से क्या आया, डायरिया आया, देखो बच्चों यहाँ पे। डी से क्या आया, डिप्थीरिया आया, ठीक है। को से कौन सा आया, कोड, कुष्ठ रोग भी बोलते हैं इसको, कुष्ठ रोग आया। टिटनेस आया, टी से क्या आया, टी से टिप्पणी में टिप्पणी, तो टिटनेस आया। इस टी से आ गया, अब टी से आ गया, पै से चलते प्लेग आ गया। ने से क्या आया बच्चों, निमोनिया आया। इस ने से आ गया निमोनिया, ठीक है। अब इससे आगे जब चलते हैं तो क्या आ जाता है, सी से सिफिलिस आता है। कैसे, काली खांसी आता है। गो से कौन सा आता है, गोनोरिया आता है। मैं कौन सा आता है बच्चों, मोती झरा आता है। छोटे से कौन सा आता है, हेजा आता है। और 6 से कौन सा आता है, 6 रोग आता है। ऐसे करके जो बैक्टीरिया की जो ट्रिक है वो आपको यहाँ से याद रखनी है। सारे के सारे मैंने यहाँ पे स्टार बता दिए और आपको इस पे स्टार बना लेना है। और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। तो आपको कौन सा रोग मिलेगा, यहाँ पे कुष्ठ रोग मिल जाएगा, लेप्रो। अब ये लेप्रो नाम का जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, सॉरी, लेप्रो नाम का बैक्टीरिया होता है, उससे बीमारी फैलती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। ये ट्रिक जरूर याद रखना बच्चों आप लोग। टेनिस कप, डेविस कप निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है। डेविस किससे संबंधित है। जैसे कि टूर्नामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्टैटिक के तौर पर। जैसे मैं क्रिकेट हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा खेला जाता है, तो क्रिकेट से रिलेटेड मैं ट्रॉफी बताता हूँ। जैसे आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग, किस ये जो टूर्नामेंट है किससे संबंधित है, आईपीएल से संबंधित है। जैसे इसके अलावा सैयद मुश्ताक ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी। इसके अलावा ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। तो ये सारे जो क्या है खेल के प्लेटफॉर्म है, ये ट्रॉफी है सारी की सारी किससे संबंधित है, ये क्रिकेट से। अब ऐसे ही करके पूछा गया डेविस कप किससे संबंधित है, तो डेविस कप जो संबंधित है वो है टेनिस से संबंधित। डेविस जो कप है वो टेनिस से संबंधित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से टेनिस हो जाएगा, ये आंसर। अब इसके अलावा भी कौन कौन से वो देख लीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये टेनिस से संबंधित है। रोलैंड कप, विंबलडन कप, ये सारे जो कप हैं ये किससे संबंधित हैं बच्चों, ये टेनिस से संबंधित हैं। किससे रिलेटेड हैं ये सारे के सारे, टेनिस से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट या क्षेत्रीय का नाम नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं पूर्वी तट, मैंने कई बार क्लास में भी आपको बताया है और यहाँ पे मैंने यहाँ ऑनलाइन क्लास में भी बताया। जैसे मैंने कहा पूर्वी भाग ये रहा, इसको हम ईस्टर्न भाग बोलते हैं, ठीक है ना। एक ये रहा पश्चिमी, यानी कि इसे बोलते हैं वेस्टर्न भाग। बात समझ में आई कि नहीं। अब आ जाओ उत्कल। उत्कल का मतलब ओडिशा, तो ये पूर्वी भाग में आता है। ये देखो ओडिशा आ गया, ये ओडिशा आ गया भैया, ठीक है। ये ऑप्शन है अपना। बी में चलते हैं कोरोमंडल, तमिलनाडु और मालाबार। कोरोमंडल और तमिलनाडु दोनों के दोनों, कोरोमंडल और तमिलनाडु, ये लो भैया। और मालाबार तट आता है वेस्टर्न घाट पे, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, मालाबार। ये देखो क्लियर, आपको डायरेक्ट यहां से आंसर मिल गया भैया। बात समझ में आई कि नहीं। मालाबार तट है अपना आंसर, यानी कि सी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन लोग। नीलिमा कालबेलिया नृत्य करती है, नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। मतलब नीलिमा कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य क्या है, पहले इसके बारे में नीलिमा के बारे में बात कर लेते हैं। और कालबेलिया नृत्य है क्या। कालबेलिया जो नृत्य है वो राजस्थान में होने वाला नृत्य है। कालबेलिया नृत्य कहाँ किस राज्य में रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, ये राजस्थान में रिप्रेजेंट किया जाता है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और पर्सनैलिटी है, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, जिनका नाम है गुलाबो सपेरा, वो भी यही नृत्य करती हैं, गुलाबो सपेरा। ये दोनों पर्सनैलिटी जो हैं, नीलिमा कालबेलिया और गुलाबो सपेरा, दोनों के दोनों कौन सा नृत्य करती हैं, कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य किस ट्राइब के द्वारा किया जाता है, तो सपेरा ट्राइब के द्वारा किया जाता है। सपेरा ट्राइब के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और सपेरा ट्राइब कौन सी होती है, तो वह ट्राइब है जो सांपों को, स्नेक्स को पकड़ने का काम करती है। सांप को या स्नेक्स को पकड़ने का काम करती है। सांपों को पकड़ने का कार्य कौन करता है भैया, सांपों को पकड़ने का कार्य कौन करता है, सपेरा ट्राइब करती है। वही लोग इससे रिलेटेड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और राजस्थान में कौन कौन से डांस होते हैं, राजस्थान के फोक डांस कौन कौन से हैं, ये हमसे पूछ लिया जाए। राजस्थान फोक डांस कौन कौन से, ये हमें बता दीजिए। तो सबसे पहला नाम आएगा घूमर का। कौन सा नाम आएगा बच्चों, घूमर का आएगा। घूमर हमारे राज्य का, राजस्थान के राज्यों का कैसा है, स्टेट डांस है ये,
कैसा डांस है ये? स्टेट डांस है। स्टेट डांस से मतलब है लोक नृत्य है, ये वो राजकीय नृत्य है। कैसा नृत्य है बच्चों? ये राजकीय नृत्य है। बात समझ में आई? अगर आपने पद्मावत मूवी देखी है तो पद्मावत मूवी में ये नृत्य पद्मावती के द्वारा किया जाता है, ये बात ध्यान रखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। घूमर के अलावा कौन कौन से नृत्य हैं वो देखिए आप, एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। चक्री, चक्री, इसके अलावा है पनिहारी, इसके अलावा है रतवाई, इसके अलावा है तेरा ताली, इसके अलावा है भवाई, इसके अलावा है कच्ची घोड़ी, इसके अलावा है गैरिया नृत्य, इसके अलावा है गैर नृत्य, इसके अलावा है कठपुतली। एक्चुअली डांस नहीं है, एक आर्ट फॉर्म है, बस यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा है गणगौर। तो ये सारे, और इसके अलावा भी और बच जाते हैं, जैसे बम नृत्य, रास, रास तो नहीं बोलेंगे, रास तो पंजाब में चला जाएगा, गुजरात में चला जाएगा। बम के अलावा रतवाई, ठीक है, ये सब मेवाती, ब्रज डांस, ये जो सारे डांस है ये कहाँ के? राजस्थान के लोक डांस। इसके अलावा भी बच जाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फोक डांस है भैया, राजस्थान की ये क्या है? इंपॉर्टेंट फोक डांस है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखनी है सारी की सारी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया? आयुध मतलब कि आर्म्स, यानी कि हथियारों से रिलेटेड। सीधी सी बात है भाई, हथियारों से रिलेटेड अधिनियम पारित कब किया गया, किस वर्ष किया गया और कारण क्या हुए? जैसे कि हथियार अधिनियम जब पारित किया गया, आर्म्स आर्म्स, तो ये किया जाता है, इससे क्या था? प्रतिबंध लगाया गया था, प्रोहिबिटेड की गई थी चीजें, प्रतिबंधित किया गया कि भैया हथियार नहीं रखे जाएंगे, हथियार नहीं रखे जाएंगे। उसका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो मिलेगा करेक्ट किया जाएगा, उस पर भी क्या लगाया जाएगा? रोक लगाई जाएगी। लाइसेंस के थ्रू ही मिल पाएंगे आपको, ऐसे ही नहीं है कोई भी बंदा तमंचा लेके निकल लिया। आपने बहुत सारे देखे होंगे तमंचा लेके निकल जाते हैं, इससे क्या होता है? देश की छवि पर इसका फर्क पड़ता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो आंसर क्या आ जाएगा? कब इस पर रोक लगाई जाती है? तो रोक लगाने का जब टाइम था या इस अधिनियम को पारित करने का जो काम था वो था 1959 में किया गया था। कब किया गया था? 1959 में ये कार्य किया गया था। अंबाला ने सुंदरवन तक का मैदान लगभग 1800, अंबाला से, ऐसे करो इसको, अंबाला से लेकर अंबाला और सुंदरवन तक लेकर यहाँ तक की जो हिस्सा है वो है 1800 किलोमीटर। वे चौड़ा कितना है? तो वो है 300 किलोमीटर। ये हमसे पूछा जा रहा है। अब इसकी ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर की है, ठीक है, कितने की है? 300 मीटर की है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए। अब बात दूसरी क्या आती है वो सुनिएगा। इसका ढाल के बारे में पूछा गया, लंबो चौड़ाई के बारे में नहीं, ढाल के बारे में पूछा गया। तो ढाई इसका 300। अब मैं यहाँ से क्या समझाता हूँ कि सुंदरवन का डेल्टा तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अंबाला ने सुंदरवन, सुंदरवन का डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसमें कौन कौन सी नदी आके मिलती हैं? एक तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, मेघना भी है, गंगा ब्रह्मपुत्र, इसके अलावा मेघना है। और ब्रह्मपुत्र नदी के बहुत सारे नाम पढ़ने को मिलते हैं, जैसे सांगपो, दिहांग और सियांग, पद्मा और ब्रह्मपुत्र। ये सारे नाम जो हैं किसके हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के। ब्रह्मपुत्र जो नाम है नदी का कहाँ पे पड़ता है? ये असम में रखा जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से याद में रखनी है, ठीक है। आओ, कंप्यूटर के आवश्यक प्रसंस्करण भागों को धारण करने वाली परिपथ पट्टी है तो कौन सा है? वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने अजीम कुमार को एक वाइन डिस्टिलर यानी कि शराब बनाने और बेचने वाले को ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठाया था? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो वह व्यक्ति होता है मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक जो था, एक शराब बेचने वाले व्यक्ति को मोहम्मद तुगलक
ठीक है, ये बंदा बिठाता है। अब देखो ना इसके पीछे कारण क्या बना कि इस्लाम में शराब हराम है, शराब हराम है, शराब नहीं पी सकते। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, शराब पीने वाले को टॉप लीडर बना रहा है। क्या बना रहा है, टॉप लीडर बना रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या नहीं कि मोहम्मद तुगलक, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? तो टॉप लीडर है, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इस्लाम शराब बेचने वाला होता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, अजीज खुमार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अजीज खुमार। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, डी आंसर। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। 35 नंबर का क्या होगा, तो आइए। किसी किरण का परावर्तित किरण से अविलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण परावर्तन कोण होता है। कौन सा होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि परावर्तन कोण होता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। एक गेंद में 3000 इकाई का संवेग है, वेलोसिटी है। यदि गेंद का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गेंद का नया संवेग क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई मास, तो आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। कैसे, सुनिएगा। 3000 है, मास कितना बोला इसने, द्रव्यमान दोगुना हो जाता है 2, और आंसर क्या आ जाएगा इसका, 6000 यूनिट्स आ जाएगा। ऑप्शन में देखो और आंसर लगा दो, बताओ। ये सीधा सीधा आंसर है, इसका फॉर्मूले से मैंने डायरेक्ट कर दिया है वैसे तो। ठीक है जी, आओ चलते हैं आगे। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? तो जो प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी था, ये लिखने वाला था बंकिम चंद्र चटर्जी। अब ये बात ही आती है कि दुर्गेश नंदिनी किस बारे में लिखा हो। ये लव ट्रायंगल था भैया। दुर्गेश नंदिनी जो है, आपने देखा होगा ना, बहुत सारी मूवी देखी होंगी। दुर्गेश नंदिनी जो है ये पूरा की पूरा एक लव ट्रायंगल है। किस किस के मध्य, वो मैं आपको बताता हूँ। एक लव ट्रायंगल नोवेल है बच्चों, आप कभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ सकते हैं। अभी तो एसएससी की तैयारी करें तो ज़्यादा बढ़िया है नोवेल। ठीक है जी, आओ। ये प्रकाशित होता है 1865 के अंदर। ठीक है, मुगल सेनापति था जगत सिंह, ठीक है, और बंगाली सामंत की बेटी थी तिलोत्तमा। तो इन दोनों का लव अफेयर था, ठीक है ना। और एक विद्रोही पठान था, इसमें ये शामिल हो जाता है। तो ये लव ट्रायंगल चलता है बच्चों। ये क्या चलता है, लव ट्रायंगल चलता है। यही किस बारे में है, दुर्गेश नंदिनी। यही है दुर्गेश नंदिनी में लिखा हुआ। इन तीनों की प्रेम कथा चलती है, जगत सिंह की, बंगाली सामंत की बेटी थी तिलोत्तमा, और एक विद्रोही पठान था। ये तीनों का ये लव ट्रायंगल इसमें चलता है दुर्गेश नंदिनी के अंदर। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो है तिब्बत का पठार। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। इसे कहा क्या जाता है, छत कहा जाता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। एक प्राचीन मार्शल आर्ट जिसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत में योद्धाओं के सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में हुई है, वो है कलारीपट्टू। किसका भैया, कलारीपट्टू। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जगह इसने दे दी है प्रायद्वीपीय भारत, तो कलारीपट्टू। डेटा ट्रांसमिशन के निम्न में से किस मोड में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह हो सकता है? फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, क्वार्टर डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स? तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स। ये बात आप यहाँ से ध्यान रखना। जैसे कि हाफ डुप्लेक्स कैसे काम करता है, जैसे वॉकी टॉकी काम करता है ना, वैसे काम करता है। हाफ डुप्लेक्स काम कैसे करता है, जैसे वॉकी टॉकी काम करता है। वॉकी एंड टॉकी जैसे काम कर रहे होते हैं, वैसे ही काम क्या करता है, हाफ डुप्लेक्स काम करता है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में कौन सा है, वो है कंचनजंगा। भैया कौन सा है बच्चों, कंचनजंगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखें। अगर विश्व का आपसे पूछा जाता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट, वर्ल्ड पीकेस्ट पीक कौन सी है, वर्ल्ड मोस्ट पीक, तो आप अच्छे से जानते हो इसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आओ इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो भैया, ये बड़ा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। आप डर जाते हैं ज़्यादातर बच्चे, वाले कैसे करेंगे क्या करेंगे वो देखते हैं। आइए, रिवर्स रेपो रेट के संबंध में, अरे मैंने यार ये पहले डिस्कस किया हुआ है। जैसे CRR क्या है ये भी डिस्कस किया हुआ है आपसे, बैंक रेट क्या है ये भी डिस्कस किया हुआ है, रिवर्स रेपो रेट क्या है ये भी डिस्कस किया हुआ है। आप ये चीज़ देखो, मैं तीनों चीज़ें आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, CRR, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट।
और रिवर्स रेपो रेट के बारे में ये पूछा जा रहा है कि ठीक है कौन सा कथन सही है, रिवर्स ट्रिपल आर के बारे में देखते हैं क्या है। जब एक दिन से अधिक को लेकर 14 दिनों तक के लिए धन ऋण का लिया जाता है दिया जाता है तो रिवर्स, ये गलत है भैया, पहले डेज का कोई मैटर ही नहीं है इसमें। जब आरबीआई 1 से 90 दिनों की डे आती है हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, डेज का तो ऑटोमेटिक ही गलत हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट एक ऐसी स्थिति है जिसमें समय के साथ पैसे का मूल्य घटता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। मतलब 3 तो गलत है, यही सही होगा मेरे हिसाब से। तब देखते हैं, ये पढ़ भी लेते हैं। जब बैंक अपना अधिशेष धन आरबीआई में जमा करता है, जब बैंक ने किसको जमा किया भैया, जैसे बैंक है, बैंक ने जमा किसको किया, आरबीआई को अधिक, ठीक है। आओ, आरबीआई उस बैंक को कुछ ब्याज देता है, ब्याज कौन दे रहा है, इंटरेस्ट कौन दे रहा है, यहाँ पर आरबीआई किसको दे रहा है, कमर्शियल बैंक को। इस ब्याज के रिवर्स रेपो रेट के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। अगर आरबीआई रिसीव कर रहा होता तो उसको बोलते हैं बैंक रेट। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जैसे एक तरफ है बच्चों आरबीआई, एक है एसबीआई। अब यहां देखना, आरबीआई ने लोन दे दिया इसको, लोन किसके पास गया है, आरबीआई ने लोन किसको दिया, एसबीआई को। तो इंटरेस्ट कौन कमाएगा, आरबीआई। अर्न कौन कर रहा है, इंटरेस्ट अर्न इंटरेस्ट कौन कर रहा है, आरबीआई, ठीक है। अगर अब इंटरेस्ट कौन अर्न करना होता, एसबीआई, तो एसबीआई कर रहा होता तो हो जाता रिवर्स रेपो रेट। बस इतनी सी बात हमें यहां से समझनी है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था, तो वो शहर था इसमें चारों में से हड़प्पा था भैया। कौन सा था, हड़प्पा। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। द्वारिका 4 धामों में से एक धाम है, द्वापर युग का एक धाम है द्वारिका, जहां श्री कृष्ण रहा करते थे, श्री कृष्ण यहाँ पे रहा करते थे बच्चों, ये बात ध्यान रखना। अब दूसरी बात क्या है, द्वापर युग का क्या है, ये 4 युगों में से, वो 4 धामों में से एक धाम है, 4 धामों में से एक धाम है, ठीक है। सांची का कहाँ पे बच्चों, सांची स्तूप, तो ये है एमपी में। तो ये इंफॉर्मेशन हमें यहां से याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र ठोस यंत्र है, तो घन वाद्य यंत्र है, अवनुद है, सुशिर है, टाटा है। तो ये है घन वाद्य यंत्र। कौन सा है बच्चों, घन वाद्य यंत्र। ये वाद्य आप लोग यहां से याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में ब्यूनस आयर्स ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में भारत का कौन सा, इसमें तो भाई दूसरा रहा है। कौन सा रहा है, दूसरा रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है, तो ये मॉरिशस बना है। कौन सा देश हाल ही में हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है भैया, मॉरिशस बना है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। चलिए आओ, हाल ही में स्टार्टअप QNU लैब्स ने दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म QShield कहाँ लॉन्च किया, तो ये भारत में लॉन्च हुआ भैया। कहाँ पे हुआ है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कहाँ पे, हाँ आई थिंक हाँ भारत में ही ये लॉन्च हुआ है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में भारत समेत 62 देश किस उद्योग पर दुनिया का पहला वैश्विक कार्बन टैक्स पर सहमत हुए हैं, तो ये हुए हैं शिपिंग इंडस्ट्री। किस पर सहमत हुए हैं बच्चों, सारे के सारे ये लोग शिपिंग इंडस्ट्री पर ये सारे लोग सहमत हुए हैं। भारत ने 2025 ISSF विश्व कप का लीमा प्रतियोगिता पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा स्थान रहा है, इसमें तीसरा रहा है। इसमें कौन सा रहा है बच्चों, तीसरा। हाल ही में वर्ष 2024 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे मिला है, ये पोफर ट्रैक्टर एप्लीकेशन को मिला है। किसको मिला है, पोषण ट्रैक्टर एप्लीकेशन को। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चनों का सोल्यूशन किया। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू, धन्यवाद।